गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा हम लोग को पता है कि हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोग इस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। इसको मैं बार बार बताता हूँ जिससे ये आप लोगों की मेमोरी में बना रहे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या है? सुप्रीम लॉ है। कहाँ का? अपने देश का। यानी जो भी देश होते हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उन देश का जो भी संविधान होता है उस देश का सुप्रीम लॉ होता है। और सुप्रीम लॉ में जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो उसकी फिलॉसफी होती है, तो उसकी यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो ऑब्जेक्टिव्स है और जो फिलॉसफी है, तो इस ऑब्जेक्टिव और फिलॉसफी को अचीव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के लॉज बनाए जाते हैं। और लॉज कौन बनाता है? ये हमारी पार्लियामेंट बनाती है। और पार्लियामेंट में कौन कौन लोग आते हैं? पार्लियामेंट में हमारी जो पार्लियामेंट है वो 3 लोगों से मिलके बनती है। उसमें कौन कौन है? जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर के भारत की संसद का निर्माण होता है। और कानून बनाने का काम किसका है? संसद का है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये क्या है? हमारे देश की सर्वोच्च विधि यानी सुप्रीम लॉ है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव और फिलॉसफी है कि हमको क्या अचीव करना है और हमारी जनता को, हमारे नागरिक को क्या देना है और इस पूरे देश को कैसे चलाना है संविधान के अनुसार, ठीक है। तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव और फिलॉसफी है उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट टाइप के लॉज बनते हैं। तो लॉज कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर के कानून बनाते हैं। ठीक इसी तरह से व्यवस्था कहाँ है? राज्यों में है। यह काम राज्य की विधानसभाएं करती हैं। तो जिस राज्य की विधानसभा, विधान परिषद भी है, वहाँ कौन कानून बनाता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, यानी ये 3 लोग मिल करके वहाँ का कानून बनाते हैं। लेकिन वह कहाँ होगा? यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं होगा, उसके अंतर्गत होगा। यानी जो ऑब्जेक्टिव और फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसी को अचीव करने के लिए ही बनाना है। इससे कोई डिफरेंट लॉ नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट में लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट हो, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ बनाती है, तो उसके जो है सुपरविजन और उसका जो एक्सप्लेनेशन है, तो वो सब कार्य करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। यानी वह अगर देखती है कि यह संविधान के ऑब्जेक्टिव और फिलॉसफी के विरुद्ध है, यानी संविधान के विरुद्ध है, तो उसको नल एंड वाइड अनाउंस कर देती है, यानी शून्य हो जाता है। कहाँ तक? जहाँ तक वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में यानी भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। यानी मूलभूत अधिकार, जो बेसिक राइट्स हैं, यानी बिना इसके किसी भी इंडिविजुअल्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में ये जितने जो है बेसिक राइट्स हैं, यह मोस्टली हर व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स भी हैं, क्योंकि इसके पहले जो चार्टर था यूएनओ का, किस पर? मानवाधिकारों का चार्टर, जो 10 दिसंबर 1948 को आया, 10 दिसंबर 1948। यह एक चार्टर था ह्यूमन राइट पर यूएनओ का, जिसको सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र भी कहते हैं। तो वास्तव में जितने भी सारे एक ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक इंग्रेडिएंट्स हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो सारे इसमें दिया हुआ था। और बहुत सारे देशों को पढ़ने के बाद हमारा संविधान बना। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें ऐसी सारी चीज़ें दी गई जिससे एक व्यक्ति का विकास अच्छे से हो सके।
और यह फंडामेंटल राइट्स सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है, यानी इसको अचीव करने के लिए हम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर कोई स्टेट इसमें या कोई और एजेंसी इसमें बाधा उत्पन्न करती है तो आर्टिकल 226 के तहत, यानी आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, चाहे वो स्टेट करे या कोई अदर एजेंसी करे, कोई भी व्यक्ति करे, कुछ भी, यानी किसी प्रकार से अगर हमारे फंडामेंटल राइट जो कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 12 to 35, यानी आर्टिकल 12 to 35 और पार्ट 3 में ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर इसका वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि, और उसको देना ही पड़ेगा, यानी जो भी व्यक्ति है, सरकार है, अगर वह वायलेशन किया है तो हम उसको ले सकते हैं। यानी ये क्या है? यह जस्टिसेबल, यानी आप इसको ले जा करके, यानी पिटीशन दायर करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। और तो फंडामेंटल जो राइट्स है, अभी तक हम आर्टिकल 12, 13 और 14 पढ़ चुके हैं। आज हम आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। तो इसमें जो वास्तव में जो राइट थे, पहले राइट तो 7 थे, फिर वो 6 हो गए। जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको अब क्या बनेगा? लीगल राइट बना दिया गया। तो 6 आर्टिकल जो 6 हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हालांकि अब जो है आप उसको 7 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार है, यानी मूल अधिकार, उसको बना दिया गया। तो इसमें जो पहला राइट है अभी हम लोगों का, वो राइट टू इक्वालिटी है। तो राइट टू इक्वालिटी एक आर्टिकल 14 से 18 तक में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14 से 18। तो आर्टिकल 14 चूंकि हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं, जिसमें था इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष जो है सारे लोग समान हैं। आज पढ़ रहे हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी जो राज्य है वह किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के समूह या व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर क्या करेगा? यानी वो किसी तरह से उसको क्या गया? निषेध किया गया है। यानी किसी तरह से वो क्या करेगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। राज्य, उसका रिलीजन कुछ भी हो, जात कुछ भी हो, मूल वंश कुछ भी हो, इस तरह पे उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15 कहता है। किसी तरीके से उसका वायलेशन नहीं किया जा सकता। इसके मोस्टली 5 क्लाज हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्लाज वाइज इसको हम समझते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी किसी भी आधार पे, इन जो आधार दिया गया है, इनमें से राज्य जो है, यानी जो स्टेट है, आपको समझने की जरूरत है कि जो है स्टेट की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। तो स्टेट जो है यानी इंडिया, भारत किसी भी नागरिक को इन आधार पे किसी तरह से उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। सेकंड क्या है? नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regards to। ये क्या कह रहा है? मतलब किसी तरह से उस पर ना तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, किसी तरह से कि ये डिसेबिलिटी अब इसको मिल नहीं सकती,
तो उसके 2 क्लास हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, एक्सेस टू शॉप, यानी कोई भी दुकान को आप एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक रेस्टोरेंट, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं कर सकता आपको। होटल्स एंड प्लेस आप पब्लिक इंटरटेनमेंट, किसी होटल्स में आप जा सकते हैं, कोई होटल वाला मना नहीं कर सकता कि आप इस कास्ट के हैं, इस जात के हैं, इस धर्म के हैं, ठीक है, और आपका जन्म यहाँ हुआ है, वो मना नहीं कर सकता आपको। और पब्लिक इंटरटेनमेंट मतलब कहीं भी जो सार्वजनिक जगह है, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता कि आपका धर्म ये है, जाति ये है, लिंग ये है, आप पुरुष है, महिला, ऐसा कुछ किसी आधार पे आपसे कोई निषेध नहीं किया सकता, रोका नहीं जा सकता आपको। और फिर भी क्या है कि कोई भी वेल्स है, टैंक्स है, बाथिंग घाट्स है, प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट है, मतलब कहीं भी आप इस तरह पे जाते हैं अगर, तो आपको कोई विभेद नहीं होगा कि आप इस जात के हैं, आप यहाँ पानी नहीं पी सकते, आप यहाँ बैठ नहीं सकते, आप यहाँ सो नहीं सकते, आप यहाँ स्टे नहीं कर सकते, इस तरह से आपसे कोई इस तरह का निषेध नहीं होगा, रोका नहीं जाएगा आपको। और थर्ड है, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for women and children। ये कह रहा है कि अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है जो कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए लाभकर हो, तो यह आर्टिकल उसको रोकेगा नहीं काम करने के लिए। कब नहीं रोकेगा? अगर वह बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए होगा। नेक्स्ट है 4th क्लास में ओबीसी, एसटी, एससी, आर्टिकल 29। ये क्या मतलब है कि अगर स्टेट ओबीसी, एसटी और एससी के लिए, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कोई लॉ बनाती है, तो वह आर्टिकल 29 क्लास 1 उसको रोकेगा नहीं ऐसा करने में कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। क्लास 5 क्या कहता है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, ये क्या है, आर्टिकल 10 क्लास 1, आर्टिकल 30 क्लास 1। ये कह रहा है कि आर्टिकल 10 चूंकि ये क्या है, सिटीजनशिप के रिलेटेड है, तो आर्टिकल 10 और आर्टिकल 30 ये क्या है, भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो कहा ये दोनों आर्टिकल स्टेट को रोकेंगे नहीं अगर वो स्टेट ओबीसी, एसटी और एससी के लिए ऐसा लॉ बनाता है जो एजुकेशनली और सोशली ऐसा काम करता है जिससे इस वर्ग के लोग समाज की मुख्य धारा में आ सकें, यानी वो क्या करें, अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। ऐसा अगर सरकार को लगता है कि ये लोग जो है ये सुविधा नहीं मिल पा रही, ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, उसको प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह से आर्टिकल 15 है। मुझे लगता है कि आर्टिकल 15 आप लोग समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से हम लोग आर्टिकल 1 by 1 करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। और पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, श्रीमद् भागवत कथा एंड भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, ऐसे करके हम चाहते हैं ऑथेंटिक जानकारी आपके पास आए। तो ऐसे ही जब मुझे समय मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपके पास वीडियो आए। और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें रामकथा की है, पॉलिटिकल साइंस की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, तो प्लेलिस्ट में है, आप उसको देखा करिए और देखते रहिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपना कमेंट भी दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला अफजाई होता रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी जानकारी आपके पास बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जो भी ईश्वर की कृपा से, राम जी की कृपा से मुझे अपने जो गुरुओं से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, माता पिता की कृपा से, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग भी उसका लाभ उठाएं। तो इस तरीके से हम जो भी जानते हैं थोड़ा बहुत, उसको मेरी कोशिश होगी कि बहुत ऑनेस्टली और बहुत जो है डेडिकेशन के साथ आप लोगों के पास पहुंचाएं। और पूरी कोशिश करें कि आप उसको समझ जाएं, तो आप उसको बार बार देखें, सुनें, जिससे आपको पूरा समझ आए। और उसका चिंतन भी करें कि जो कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप उसका चिंतन करेंगे तो आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। और थॉट प्रोसेस डेवलप हुए बिना आपके अंदर की जो मति यानी ज्ञान है वो स्थिर नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि जब ज्ञान तब स्थिर होता है जब बार बार उसको देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और इसको आप देखते रहिएगा। और ये जितनी मैं आर्टिकल आपको बताता हूँ, जो स्टूडेंट्स हम जो है सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो है
एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी टीजी दे रहे हैं, जुडिशरी में हैं, जो भी हैं, जितने भी सारे लोग एडसोर्स हैं, जो भी है एडवोकेट्स लोग हैं, जो भी है, जितने लोग देखते हैं, तो आप इसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और हालांकि मेरी कोशिश पूरी रहती है कि उसमें एक भी मैटर जो है फाल्ट ना रहे, बिल्कुल एक्यूरेट रहे। मेरी यही कोशिश है, यही कोशिश रहेगी हमेशा कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिले हर सब्जेक्ट की, जितना मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो उसको ऑथेंटिक। इससे क्या होता है कि आप जो जानते हैं, जब आप सही जानते हैं, तभी उसका आप जीवन में लाभ मिलता है, नहीं तो उसका लाभ नहीं मिलता। और ये जब ये सारी चीज़ें हैं, ये कंपटीशन में सारी चीज़ें आती हैं कहीं न कहीं, चाहे आपके मेंस में आए, चाहे प्रीलिम्स में आए, ये सारी पूछी जाती है सारी चीज़ें। जैसे पूछ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है, तो पार्ट 3 में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है फंडामेंटल राइट्स है, वो किस आर्टिकल, कितने से कितने आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 12 से 35 में है। अब फिर पूछा जाता है कि जो राइट टू इक्वालिटी है उसका प्रोविजन किस आर्टिकल में है, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 में है। फिर स्पेशली कभी पूछा जाता है आर्टिकल 15 में क्या है, तो आर्टिकल 15 में यही है कि किसी भी व्यक्ति जो भी किसी भी रिलीजन का हो, जाति का हो, सेक्स हो, उसके आधार पर राज्य क्या करे, मतलब उससे जो है उसको निषेध करेगा, यानी उसको राज्य जो है किसी तरह से उसके रोकेगा नहीं, यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इस आधार पे। राज्य जो है व्यक्ति को रोकेगा नहीं किसी ऐसे पॉइंट पर। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप लोग समझ में आ गई होगी, और मेरी कोशिश हो रहेगी कि ऐसे ही जो है बिल्कुल यूजफुल और बहुत नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, और आप इसको देखते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। ओके, थैंक यू।